कानून की बात। श्रोताओं, कार्यक्रम कानून की बात में कीजिए स्वीकार राघवेंद्र का नमस्कार। श्रोताओं, संविधान में कई अनुच्छेद हमारी कानूनी व्यवस्था को समझने, उन पर वाद विवाद करने और किसी अव्यवस्था का हल निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसे में संविधान में संशोधनों के साथ कई न्यायिक पहलू भी जुड़ जाते हैं। तो आज़ादी से अब तक संविधान में कुछ ऐसे ही किए गए संशोधनों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है एडवोकेट मनोज मिश्रा जी। मनोज जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मनोज जी, जब बात संविधान के संशोधन और उसके विकास की यात्रा की हो तो पहले संविधान संशोधन की चर्चा करना जरूरी हो जाता है। तो आखिर किन परिस्थितियों में से लाया गया और इसके क्या क्या कानूनी पहलू थे? देखिए, संविधान संशोधन एक बहुत ही सतत प्रक्रिया रही है। जो हमारे यहाँ पे संविधान संशोधन हुआ है वो अंग्रेजों के टाइम से शुरुआत हुई है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो भारतीय हितों के अनुसार जो संविधान संशोधन हुए हैं वो स्वतंत्रता के बाद हुए हैं। उस वक्त जब हम स्वतंत्र हुए, तमाम समस्याएं थीं, तमाम ऐसे मुद्दे थे जिनको सुलझाना जरूरी था, लेकिन हमारे पास उस वक्त इतने संसाधन नहीं थे कि हम उन चीज़ों को तुरंत सुलझा सकें। तो जैसे जैसे समय गुजरता गया और ये पाया गया कि अब देश सक्षम है कुछ अपने नागरिकों को देने के लिए, तो वहाँ पे संशोधन किए गए। और सबसे पहले संशोधन की बात करें तो ये जनहित और देश हित के आधार पर किया गया था। जैसा कि आपको पता है कि उस वक्त जो जागीरदारी व्यवस्था जो है बहुत ज़्यादा थी। हमारे देश की ज़्यादातर ज़मीनें जागीरदारों के पास और राजा महाराजाओं के पास थी। तो ज़मीन का जो असमान वितरण था इतना ज़्यादा था कि सरकार जो जन उपयोगी कार्यक्रम लागू करना चाहती थी वो आसानी से इम्प्लीमेंट नहीं कर सकती थी। तो इसी वजह से सबसे पहला संविधान संशोधन 1951 में किया गया था, जिसको हम भूमि सुधार संशोधन के रूप में भी जानते हैं। इस संशोधन में जो भी संपत्ति के मुद्दे थे, जो ज़मीन का वितरण था, इन सब चीज़ों के ऊपर पूरे नियम और कानून बनाए गए। और देखा जाए तो इसी के बाद से किसानों के हितों की बात सरकार द्वारा की जाना शुरू की गई है। इसे आपको बता दें, अनुसूची 9 में भी डाला गया था। एक अलग अनुसूची बनाई गई संविधान में और अनुसूची 9 में इस मुद्दे को अलग से डाला गया, इसकी व्याख्या की गई है। तो ऐसे में जब संपत्ति की बात करते हैं तो संपत्ति के अधिकार से संबंधित अनुच्छेदों के संशोधन के बारे में भी कुछ बताइए, और संशोधन के बाद उनकी कानूनी स्वीकार्यता में क्या अंतर आए हैं ये भी बताइए। देखिए, जब हमारा संविधान बना तो संपत्ति के अधिकार को जो है फंडामेंटल राइट्स में स्थान दिया गया था। फंडामेंटल राइट्स मतलब मूल अधिकार, जो मूलभूत अधिकार हैं जो नागरिकों के विकास के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होते हैं। और बेसिकली ये सारे अधिकार राज्य द्वारा नागरिकों को दिए जाते हैं। जब संविधान का विकास हुआ तो मूल अधिकार में संपत्ति के अधिकार को भी रखा गया था, लेकिन वहाँ पे एक समस्या ये आई, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि देश की ज़्यादातर ज़मीनें थीं वो जागीरदारों के पास थीं, जो वहाँ के बड़े बड़े राजा महाराजा थे उनके पास थीं। तो अब क्योंकि सरकार को लोगों के हितों की बात करनी थी, किसानों के हितों की बात करनी थी, अब संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार में रहने की वजह से सरकार उस पर कोई कार्यक्रम लागू नहीं कर पा रही थी, क्योंकि वो बड़े जागीरदार ये कहकर कि ये हमारा मूल अधिकार है, संपत्ति हमारे पास होना ही चाहिए, न्यायालय में जाते थे। ऐसी स्थिति में सरकार यदि सामाजिक कार्यों के लिए भूमि का अधिग्रहण करना चाहती है तो वो नहीं कर पाती थी। जी, भूमि अधिग्रहण हो गया या किसी भी तरीके के और कोई विकास कार्य हो गए, किसी भी तरह के उनको जन उपयोगी कार्यक्रम चलाने हुए, तो वहाँ पर ये चीज़ें नहीं हो पाती। यहाँ पर फिर क्या हुआ कि संपत्ति का अधिकार जो कि पहले आर्टिकल 19(1)(f) में था, उसको मूल अधिकारों से हटा दिया गया और उसे 300 का संविधान में ही 300 का आर्टिकल में स्थान दिया गया। तो एक तरीके से इसको मूल अधिकार से तब हटा दिया गया और इसको एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। यानी अब अगर किसी व्यक्ति को संपत्ति से संबंधित किसी व्यक्ति का कोई विवाद होता है तो पहले तो वो मूल अधिकार के तौर पर जाता था। जैसे किसी की पैतृक संपत्ति है तो उसके लिए अगर कोई कानूनी प्रक्रिया है तो मूल अधिकारों के तहत वो जाता था, या उसी की प्रॉपर्टी है और सरकार लेना चाहती है वो कोर्ट के माध्यम से मूल अधिकार कहकर मांगता था। लेकिन आज 300 का में जाने से ये हो गया है कि उसे कोर्ट में जाकर के मूल अधिकारों के तहत मांग नहीं करनी है, जो कानूनी प्रक्रिया है उसके तहत ही वो अपने अधिकार की मांग कर सकता है। संपत्ति से जुड़े जितने भी मुद्दे हैं वो कानूनी अधिकार के अंतर्गत डाल दिए गए हैं। मनोज जी, जब बात अनुच्छेद 19 की हुई है जिसमें हमें तमाम तरह की स्वतंत्रता प्रदान की जाती है जी, ऐसे में अनुच्छेद 19 में सन 2005 में एक महत्वपूर्ण संशोधन किया गया जिसने हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था को और मजबूती दी। कृपया उसके बारे में भी कुछ बताएं। देखिए, जो आर्टिकल 19 है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। संविधान में इसका बहुत बड़ी व्याख्या की गई है
और देखा जाए तो इसमें सब पॉइंट्स जोड़े गए हैं इस आर्टिकल में। तो जैसा कि आपने अभी मुझसे पूछा कि आर्टिकल 19 में 2005 में कौन सा संशोधन किया गया और कौन सी बात जोड़ी गई, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसमें जो है 2005 में राइट टू इंफॉर्मेशन एक एक्ट है वो लागू किया गया। दरअसल क्या था कि जो सरकारी विभाग हैं, जितने भी उपक्रम हैं, उन सब में सूचना है वो कहीं ना कहीं लोगों तक नहीं पहुंच पाती थी कि वहाँ पर अंदरूनी स्तर पर क्या चल रहा है, किस तरह के विकास कार्य हो रहे हैं, क्या नीतियाँ बनाई जा रही, क्या प्लानिंग हो रही है, कितना समय लग रहा है, कितना बजट उसके लिए एलोकेट किया जा रहा है। ये सब बातें एक जनसाधारण आदमी के पास नहीं पहुँच पा रही थी। सरकार ने वहाँ पर राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट लागू किया, जो कि 19(1)(a) में इसको स्थान दिया गया है। इसके जरिए अब कोई भी आदमी, कोई भी व्यक्ति सीधे उस डिपार्टमेंट से इंफॉर्मेशन मांग सकता है जो जन कल्याणकारी चीज़ों से जुड़ी होती है। देखा जाए तो इससे एक सबसे बड़ा जो फायदा हुआ कि पारदर्शिता का जो है विकास हुआ जी। साथ ही साथ जो भ्रष्टाचार, जो लाल फीताशाही थी विभागों में, उस पर रोक लगी। तो मैं मानता हूं कि ये आर्टिकल ने बहुत ही ज़्यादा ज्वलंतकारी परिवर्तन किया है भारतीय लोकतंत्र में। शिक्षा के अधिकार को भी कानूनी जामा पहनाया गया जी। राइट टू एजुकेशन जब आया, उसके पहले शिक्षा को कानूनी अधिकार नहीं दिया गया था। यानी कोई व्यक्ति अगर, कोई बच्चा अगर शिक्षित नहीं हो पा रहा है, उसे राज्य के द्वारा शिक्षा नहीं प्रदान की जा रही है, तो वो कानूनी दरवाज़ा नहीं खटखटा सकता था। लेकिन राइट टू एजुकेशन आने के बाद वो ऐसा कर सकता है कि मुझे सरकार के द्वारा, मुझे राज्य के द्वारा शिक्षा नहीं प्रदान की जा रही। तो उस संशोधन, उस एक्ट के बारे में ज़रा हमें बताएं। जी देखिए, शिक्षा किसी भी देश के विकास के लिए बहुत ही जरूरी चीज़ है। अगर देश का नागरिक शिक्षित होगा तो यकीन मानिए वो खुद तो अपना विकास करेगा ही, साथ ही देश के विकास में भी वो योगदान करेगा। अब क्या था कि पहले जो भारत जब आज़ाद हुआ तो उस वक्त शिक्षा की जो स्तर है, या कह सकते हैं कि उस वक्त शिक्षा के माध्यम इतने ज़्यादा नहीं थे। लेकिन सरकार के मन में कहीं ना कहीं ये बात थी कि हम अपने नागरिकों को शिक्षित करेंगे। देखा जाए तो यहाँ पर सबसे ज़रूरी बात ये आती है कि हम इसको जो है इनिशियल स्टेज से शुरुआत करें, यानी कि बच्चों की शिक्षा से इसको शुरुआत करें। उसी संदर्भ में सरकार ने शिक्षा का अधिकार एक कानून पास किया और इसको एक संविधान संशोधन के जरिए उसमें संविधान में इसको डाला है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो संशोधन हुआ था वो 86वां संविधान संशोधन था, 2002 में किया गया था और इसे संविधान में 3 जगह स्थान दिया गया है। इसी से आप समझ सकते हैं कि कितना जरूरी और कितना बड़ा संशोधन था ये। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि इसे 21 कामेदी फंडामेंटल राइट्स में भी जोड़ा गया है। इसके अलावा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में इसको स्थान दिया गया है और साथ ही साथ फंडामेंटल ड्यूटीज यानी मौलिक कर्तव्य में भी 51 का में इसे स्थान दिया गया है। और इस अधिनियम के द्वारा 6 से 14 साल के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा की गई है। मतलब राज्य का तो ये कर्तव्य है ही है कि वो 6 से 14 साल के बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था कराए। वो शिक्षा व्यवस्था निःशुल्क होगी, वहाँ उनको सारी शिक्षण से संबंधित सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी और साथ ही साथ अभिभावकों का भी ये कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेजें। अगर वो ऐसा नहीं करते तो राज्य उनके खिलाफ कार्रवाई भी कर सकता है। तो देखा जाए तो यहाँ पर राज्य और पेरेंट दोनों की जवाबदारी इस अधिनियम के द्वारा तय की गई है। मनोज जी, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गांव हमारे समाज की नींव है जी। ऐसे में ग्राम पंचायतों को संवैधानिक तौर पर मान्यता दी गई, जिसके बाद ग्राम न्यायालयों का भी गठन किया गया। इस बारे में कुछ जानकारी आप हमारे श्रोताओं से साझा करें। देखिए, जो ग्राम न्यायालयों का जो कॉन्सेप्ट है, इसका जो शुरुआत हुई है ये कहीं ना कहीं ग्रामीण स्तर पर स्वशासन को बढ़ावा देने के संदर्भ में हुई है। सरकार 73वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेकर आई 1992 में और इसके जरिए गाँवों में 3 स्तर या 4 स्तर की, जिस तरीके से वहाँ की जनसंख्या होगी, वहाँ पर पंचायतों के गठन की बात की गई थी। अब जब इस तरीके की यहाँ पे संस्था बना दी गई, ये भी देखा गया था कि गांव में कई बार क्या होता है कि बहुत छोटे स्तर पर कुछ विवाद उत्पन्न होते हैं। अब क्योंकि ये इतने छोटे स्तर के होते हैं कि इसके लिए कोर्ट जाना एक, समझ लीजिए, बहुत ही एक खर्चीला और महंगा सौदा होता है और न्यायिक प्रणाली भी धीमी पड़ती है और साथ ही साथ इसमें देरी होती है। तो ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को त्वरित, सस्ता और तीव्र न्याय प्रदान करने के लिए ग्राम न्यायालयों का कॉन्सेप्ट लेकर आया गया। इसको 2 अक्टूबर 2009 में लागू किया गया था और ग्राम न्यायालयों के जो मुख्यालय होते हैं वो पंचायत समिति के जो कार्यालय होते हैं वहीं पर होते हैं।
और यहाँ पर ज़्यादातर देखा जाता है कि जो भी समझौता होता है वो पक्षकारों द्वारा आपसी समझौते के आधार पर होता है। कोशिश ये रहती है कि किसी प्रकार का दंड ना दिया जाए। अगर आपसी समझौता हो जाता है तो वो ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा सही माना जाता है। मनोज जी, कोई ऐसा महत्वपूर्ण संविधान संशोधन विधेयक जो कानून न बन सका हो, और यदि बनता तो हमारी न्यायिक व्यवस्था में या न्यायालय में कुछ नया देखने को मिलता? देखिए, वैसे तो अभी तक कई संविधान संशोधन हुए हैं और उन सबको न्यायालय में चुनौतियां दी गई हैं, लेकिन जिस पे काफ़ी अभी भी विवाद है वो था 99वां संविधान संशोधन। इसे हम राष्ट्रीय न्यायिक आयोग यानी एनजेक कानून के रूप में भी जानते हैं। इसमें क्या हुआ था कि लगभग 22 साल से जो सुप्रीम कोर्ट में जजों को नियुक्त करने के लिए कोलेजियम प्रणाली चल रही थी, उसकी जगह पे जजों के जो नियुक्ति में पारदर्शिता लाने के लिए एनजेक कानून लाया गया था। इस आयोग में सरकार के भी लोग शामिल थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 50 का हवाला देते हुए ये कहा कि यह कानून न्यायपालिका में कार्यपालिका का हस्तक्षेप है और ये कहीं ना कहीं संविधान की मूल भावना का उल्लंघन करता है, और इसी आधार पर इसको 4-1 के बहुमत से इसको निरस्त कर दिया गया था। इस कानून का काफ़ी विरोध हुआ, काफ़ी विवाद हुआ, क्योंकि सरकार का यह कहना था कि किसी भी देश में ऐसा नहीं होता कि जज ही जज की नियुक्ति करते हों। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी जो तर्क दिया कि न्यायपालिका के कार्य क्षेत्र में कार्यपालिका या विधायिका हस्तक्षेप नहीं कर सकती, तो वो कहीं ना कहीं ज़्यादा तर्कसंगत था। एक देश एक कर, एक ऐसा प्रावधान या संशोधन जिससे सरकार व आम जन को आर्थिक और न्यायिक प्रणालियों में सरलता हुई हो, तो ऐसा कौन सा संशोधन है? कृपया उसके बारे में कुछ बताएं। जी हाँ, ये 101 संविधान संशोधन था जिसे हम जीएसटी के नाम से जानते हैं। देखने में क्या आता था कि अभी तक जीएसटी से पहले राज्यों और केंद्र के बीच में तमाम वित्तीय बाधाएं आती थी, कानूनी बाधाएं आती थी, कर को लेके, कर के संग्रहण को लेके, उनके वितरण को लेके, और साथ ही साथ ये भी देखा जाता था कि एक ही वस्तु और सेवा के अलग अलग राज्यों में अलग अलग दरें होती थी। तो कहीं ना कहीं ये मूल्य वृद्धि भी होती थी, साथ ही साथ लोगों के बीच में एक भ्रम की स्थिति बनती थी कि एक राज्य में किसी चीज़ की कीमत कुछ और है, दूसरे राज्य में उसी चीज़ की कीमत कुछ और है। तो सरकार ने इन सभी मुद्दों को ध्यान में रखते हुए 101वां संविधान संशोधन किया, और ये संविधान संशोधन 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ। जीएसटी एक ऐसी व्यवस्था बनी जिसने केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा वस्तुओं और सेवाओं पर लगाए गए सभी अप्रत्यक्ष कर को हटा दिया और उसकी जगह पर एक समान कर प्रणाली पूरे देश में लागू हो गई। इससे जो है कानूनी रूप से भी काफ़ी जो समस्याएं थी कर संग्रहण की, या फिर देखा जाता था कि टैक्स चोरी होते थी, मनी लॉन्ड्रिंग होती थी, लोग अपनी आय को सही नहीं बताते, तो वो सब चीज़ों में काफ़ी पारदर्शिता आ गई और सरकार का राजस्व संग्रह काफ़ी बढ़ गया। मनोज जी, कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोताओं को आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। श्रोताओं, कार्यक्रम कानून की बात में आज इतना ही। अगले अंक के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे, तब तक के लिए राघवेंद्र को दीजिए इजाजत। नमस्कार।